हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साइंस के बायोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए पादप जगत का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, इसका हमने प्रैक्टिस सेट किया था। और आज हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। ये लगभग आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। तो 80 क्वेश्चन आज और 70 क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो चलिए पहला सेट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जो पिता है वो कार्ल लिनियस को माना जाता है। ठीक है। अगला है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो हम जानते हैं द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? नंबर 1 भारतीय, नंबर 1 दूसरा जर्मनी, तीसरा स्वीडिश या चौथा ब्रिटिश। कहने का मतलब जो लिनियस थे वो कहाँ के थे? वो स्वीडिश के थे। अगला है, पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेनड्रोगेम्स में। अगला है 5वां नंबर, अब अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। पुष्पी पादपों को हमने देखा था फेनड्रोगेम्स में, और अपुष्पी पादप को रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। फेनड्रोगेम्स में पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप क्रिप्टोगेम्स में। अगला है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधार इकाई स्पीशीज है। अगला है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति तथा किस्म। देखिए, द्विनाम पद्धति में वंश और जाति को जाना जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, जिसपे बीज लगे और पुष्प नहीं तो वह अनावृत बीज कहलाते हैं। ठीक है, बीज लगे पर पुष्प नहीं तो अनावृत बीज कहलाएंगे। जीवाणु की खोज किसने की? हम सभी जानते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये है ल्यूमेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक थे। अगला है 11वां नंबर, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं? जी नहीं, सभी स्वपोषी नहीं होते। कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं? जी नहीं, कुछ विविध पोषी होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं, कई सारे होते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जीवाणु के पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता। क्या नहीं होता? कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य कला, राइबोसोम या सूत्रकणिकाएं। तो 13 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्रकणिकाएं। अगला है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल या कौमा रूपी। तो जीवाणुओं की जो आधार आकृति होती है ना वो छड़ रूपी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, देखिए जो गोलाणु होते हैं ना, वे आकार में सबसे छोटे होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो गोल जीवाणु को हम कोकस कहते हैं, कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, सर्पिल जीवाणु को क्या कहेंगे? स्पाइरिलियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है?
उपस्थित नहीं, अनुपस्थित। ये चीज ध्यान दीजिएगा, किसमें उपस्थित है किसमें अनुपस्थित बोल रहा है। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, मतलब किसमें केंद्रक नहीं होता, तो जीवाणु है जिसमें केंद्रक नहीं होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो सब सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला है शैवाल, कवक, जीवाणु या कीट। तो सबसे ज्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। अरे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, क्या कहलाता है। तो श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णिकलवक या जीव जिनधर। तो ये वर्णकीलवक कहलाता है। अगला है, पाश्चर प्रसिद्धि। पाश्चर प्रसिद्धि क्या है। पाश्चर प्रसिद्धि देखिए, ये रोगों के जन्म थ्योरी के लिए होता है। ये इसमें रोग के बारे में पता किया जाता है कि रोग कैसे जन्म लेता है। तो पाश्चर प्रसिद्धि है क्योंकि जब लुई पाश्चर ने जब बैक्टीरिया को खोज किया था, जब देखा था बैक्टीरिया के बारे में, तो उन्होंने दूध को जब उबाला था ना, पाश्चुकृत जब किया था, तो उन्होंने देखा था कितनी सेंटीग्रेड पे जाके उसके जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। पहले दूध रखने पर काफी फट जाता था, लोगों को समझ नहीं आता था कि दूध फट क्यों रहा है। तो लुई पास्चर ने ही बताया था। जैसे रेबीज का टीका लुई पास्चर ने किया था, तो सबसे पहले इन्होंने ही देखा था रेबीज के बैक्टीरिया को, तो उसका इलाज इन्होंने खोजा था। तो लुई पास्चर ने कई सारे बहुत सारे खोज किए हैं। तो ये होगा रोगों को जन्म थ्योरी के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। देखिए, सबसे छोटा जीव जो है वह माइकोप्लाज्मा है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन्हें नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु कहते हैं। यह है। अगला है, मूल मूल ग्रंथिकाओं, मतलब मूल ग्रंथिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। क्वेश्चन 25 हमारा है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो मानव की आंत में हम जानते हैं कि इस्चेरिचिया कोलाई पाया जाता है। तपेदिक यानी टीपी, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो वो टीबी जो उत्पन्न करता है जीवाणु ना, उसे माइकोबैक्टीरियम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। हाँ, भोजन किस जीवाणु के कारण खराब होता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो हमारा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होता है। अच्छा, एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा किससे लिया जाता है, वही कह रहा है। तो सबसे ज्यादा किससे प्राप्त होता है, तो एंटीबायोटिक जीवाणु से ही प्राप्त होता है। अगला है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रतिदिन 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। देखिए, 20 मिनट में एक एक था, अगले 20 मिनट में 2 हो गए, तो 40 मिनट में 4 होंगे। ठीक है, तो 2 घंटा पूछ रहे हैं ना, 2 घंटे, तो 2 घंटा मतलब 7×2 = 120। तो 40 में ना, जब 40 मिनट में कितने हुए, 20 मिनट में 2, 40 मिनट में 4, और 80 मिनट में हो जाएंगे 8। और उसके बाद 8 जब 8 में बटेंगे तो 8×8 = 64 पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 31 नंबर, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सहायक है। नाइट्रोजन के लिए सबसे फसल सहायक कौन सा है, चावल, गेहूं, फली या मकई। देखिए, नाइट्रोजन के लिए सबसे ज्यादा सहायक फली, मतलब जो जिसमें 2 दाल होते हैं ना, समझ लीजिए सबसे आसान जो दाल वाले होते हैं, वो नाइट्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे बादाम हुआ, तिलहन जिसे कहते हैं ना, तिलहन, बादाम,
और मूंग, अरहर, ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं नाइट्रोजन को बनाने के लिए, सबके पौधे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका ऑक्सीजन का अवशोषण करना ही कार्य होगा। 33 नंबर हमारा है, चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों का जो क्यूरिंग होता है ना, उसमें जीवाणु का ही प्रयोग करके उसके बनाया जाता है। मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? देखिए, मृद जो धान की मिट्टी को जो पैदावार बनाता है वो होता है एनाबीना। एनाबीना जो जीवाणु होता है ना, यही धान को पैदावार बनाता है, धान की मिट्टी को पैदावार बनाता है एनाबीना। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। लाइट चली गई हमारे यहाँ, 1 मिनट। एक मिनट लाइट थोड़ा ऑन कर लें क्योंकि लाइट चली गई है यहाँ पे। हाँ, तो 35वां क्वेश्चन हमारा है, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। क्या मदद करता है? जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, या एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। देखिए, प्रशीतक में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। ठीक है, ये फ्रिज की बात कर रहा है। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? जो दही जो जमता है, ये हम भी जानते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा जमता है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? चलिए आज जान लेते हैं। हम दही सभी लोग खाए होंगे, तो इसमें लैक्टोबैलिसिस पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? हाँ, दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो वही दूध मतलब दही बन जाता है। दूध दही खट्टा किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? चलिए बताइए जल्दी से। ये आ जाएगा लैक्टोबैलिसिस। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ दिया था ये। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण जो जीवाणु है वो है राइबोजियम। अगला है, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी पहला वायरस खोज किसने किया था? बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। तो ऑप्शन बी हमारा है इवानोव्स्की। अगला हमारा है, और ये तो हो गया हमारा। हाँ अगला है, जीवाणु माने जाते हैं, जीवाणु क्या माने जाते हैं? सजीव, निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशन ग्रुप। देखिए, जीवाणु ना जीवित है ना मृत है, ये इसीलिए इनको दोनों के बीच में रखा जाता है। न जीने वाले हैं ना मरने वाले, ये बीच वाले हैं बीच वाले। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो हम जानते हैं एंजाइम विषाणु में जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है, बाकी सब में एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, जीवाणु लाइकेन शैवाल सब में होते हैं, विषाणु में नहीं एंजाइम पाए जाते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है। हाँ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है टीएमबी वाला। ये विषाणु से संबंधित है टीएमबी। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस एक विषाणु है। इसका टीएमजी जो है, इसका पूर्ण रूप है टोबैको मोजेक वायरस, एक विषाणु है। ये सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस है। इस विषाणु की खोज आइवेनोस्की 1892 ने की थी। यह विषाणु पतले, लंबे, बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। टीएमबी का प्रोटीन आवरण लगभग 2130 इकाइयों का बना होता है, जो कैप्सोमियर्स कहलाते हैं। अगला है, विषाणु वृद्धि करता है। हाँ, विषाणु किस कारण वृद्धि करता है? जीवित शरीर में, किसमें? मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में, या चीनी के विलय में। देखिए, जीवाणु जो है ना, हमेशा विषाणु जो है हमेशा जीवित शरीर में वृद्धि करता है, मरने वाले में नहीं।
विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि देखिए विषाणु क्या है, निर्जीव है। जीवाणु जो थे क्या थे, न जिए थे न मरे थे, लेकिन विषाणु ये क्या है, निर्जीव माने जाते हैं। इसका वजह क्या है चलिए जानते हैं। इसमें परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। हाँ, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इनको जमा के रख दीजिए आप, हजारों साल लाखों साल इनको फ्रीजर करके रख दीजिए, उसके बाद फिर जिंदा कर सकते हैं इसको, इसलिए इनको मुर्दा माना जाता है। एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किसमें जो है एंजाइम अनुपस्थित किसमें होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो कवकों में, विषाणु में, देखिए विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला है, विषाणु में क्या होता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए बताइए क्या होता है। प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है बिल्कुल। लिपिड और हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिएट। देखो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है, आलू में जो मोजेक होता है ना, जो हरा हरा हो जाता है, तो होता है किसके कारण, विषाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत में के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है। शैवाल, वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से किसको जाना जाता है, तो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा को जाना जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शैवालों की कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है। अगला है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो ये यूक्लोरेला शैवाल जो है, यूक्लोरेला शैवाल, ऐसा सा नाम है कि मुंह से निकल नहीं रहा है। सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा था, सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा, किसके नाम पे पड़ा, सारगोसो समुद्र का नाम। तो ये वहाँ के एक शैवाल है बहुत मशहूर, जिसकी वजह से इसका नाम सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा, शैवाल के कारण। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर है अगला हमारा, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज हो सकता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में, देखिए गलगंड रोग जो घेघा नहीं निकलता पहले, अब तो नहीं निकलता किसी का। पहले जब हम लोग छोटे थे कुछ कुछ लोग दिखते थे गला फूल जाता था उनका, तो उसे घेघा कहते हैं, जैसे गलगंड रोग भी कहते हैं। तो ये आयोडीन के कमी से होता था, तो इसलिए नमक में अब हमारे आयोडीन मिलाया जाता है ताकि इन रोगों से बचा जा सके। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाइए। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, हाँ हम जो आयोडीन लेते हैं ये प्राप्त किससे होता है, तो ये लैमिनेरिया से होता है, लैमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है, बताइए हरा शैवाल कौन सा है इनमें से। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी ही हरा शैवाल है। ओ क्लोरोफाइसी है हरा शैवाल, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी है, स्वपोषी कौन सा है, तो स्वपोषी जो है वो शैवाल है, परपोषी नहीं, स्वपोषी अपना खाना पीना खुद बना लेता है, किसी को जरूरत नहीं है, तो ये स्वपोषी है। देखिए तितली उड़ता है, जो भी जीव होते हैं ना, तितली उड़ता है तो ये सब परपोषी है। मशरूम है ये मृतपोषी है, ये सड़े हुए चीज़ों पे होता है। टिड्डा ये भी पौधों पे जीता होता है। तितली ये भी लगभग कुछ कीड़े पतंगे खाते हैं तितली। शैवाल जो है वो किसी को जरूरत नहीं है, वो अपना बन जाता है। अगला है 57वां नंबर, तो निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, हाँ जैव उर्वरक के रूप में, देखिए राइबोजियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, ये तीनों जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका नाम है कोलोरेला। इसको मैंने करेला से याद रखा हुआ है, तो आप भी करेला से याद रख सकते हैं। कोलोरेला, अंतरिक्ष वाले लोग क्या खाते हैं, करेला। तो कोलोरेला ये हो गया, शैवाल का नाम कोलोरेला है। अगला है, लाल सागर का नाम रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए लाल सागर देखने में लाल लगता है,
तो लेकिन वो कोई कलर नहीं है, वहां पे एक शैवाल पाया जाता है जिसकी वजह से वो लाल नजर आता है। एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार जो है ये तैयार होता है, शैवाल से ही तैयार होता है एगार एगार। अगला है 61 नंबर, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के तो एल्गी होता है, फंजाई होता है, मॉर्सेस होता है या फर्न होता है। देखिए यहाँ पे गैर हरित दिया है तो गैर हरित में फंजाई ही होगा। अगला, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी हमने पढ़ा था शैवाल का कोशिका, तो अभी हम अब पढ़ रहे हैं कोशिका, कवक की कोशिका। तो कवक की कोशिका जो है वो बना होता है काइटिन वो हेमिसेल्यूलोज से। कवक द्वारा रिजर्व यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? मतलब कवक जो अपना जो भोजन है वो किस रूप में संचित करते हैं? तो वो जो संचित करते हैं वो इकट्ठा करते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। कवक कवक ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। अच्छा, सभी कवक जो है वो क्या होते हैं? वो विविध पोषी होते हैं। कोई परजीवी, कोई स्वपोषी होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या होता है, मतलब कोई विषम पोषी होता है, कोई स्वपोषी होता है, सब मिले होते हैं, इसलिए विविध पोषी यहाँ पे ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलित पोषी भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, दोनों होते हैं। माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा एक सहजीवी है, माइकोराइजा, वो किससे संबंधित है? चलिए बताइए। तो जो माइकोराइजा है ना, ये कवक तथा जो पौधों की जड़ होती है ना उनके बीच पाया जाता है ये माइकोराइजा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? देखिए वृक्ष जो होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, उसके छाल पे एक कवक उगता है, उसे हम बोलते हैं कोर्टिकोल्स। ठीक है, उसके जो पेड़ पे बड़े बड़े छाल होते हैं ना, वो छाल कई सारे रोगों में भी काम देते हैं। जैसे पुनैन, मलेरिया का इलाज किया जाता है, सिंकोना का, तो कई सारे रोग से भी काम देता है ये सब। अगला है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? हाँ, गोबर पर हम सभी ने देखा होगा, जो गोबर होते हैं ना सड़ जाते हैं, उसमें से वो कवक निकलते हैं, उनको क्या, उनका नाम क्या है? चलिए आज देखते हैं। बहुत देखने में भद्दे लगते हैं, काले काले टाइप के। कोप्रोफिलस, उनको कहते हैं कोप्रोफिलस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। पौधों में क्या नहीं पाया? कवक, कवक में मतलब कवक के जो पौधे हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता, ये बता रहे हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित। वो पर्णहरित कहाँ होता है? वो पर्णहरित होता तो वो हरा नहीं होता, वो सफेद क्यों होता? तो पर्णहरित है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो आलू का जो लेट ब्लाइट है ना, वो फाइटो फाइटोथोरा, ऑप्शन सी जो हमारा है फाइटोथोरा इन्फेस्टेस द्वारा होता है। अगला है 70 नंबर, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला जो कवक है, डबल रोटी जिसे हम लोग खमीरा कहते हैं ना, डबल रोटी को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा जो ऑप्शन सी है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसी का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा पेनिसिलियम क्या है? देखिए पेनिसिलियम जो है ना, ये एक कवक है जिससे पेनिसिलिन बनाया गया था। पेनिसिलिन खोज किसने किया था? आगे पढ़ेंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? हाँ आ गए, पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बहुत एक कहानी गजब का है, कभी इसको आप पढ़िएगा कि पेनिसिलिन का खोज कैसे हुआ था। बहुत रोचक कथा है ये, नहीं तो कभी टाइम मिला तो मैं ही बता दूंगा आपको। अगला है 73 नंबर, अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है? तो देखिए जो अर्गोट होता है ना, वो ऑप्शन बी जो है क्लेविसेप्स जो है इससे प्राप्त होता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? हाँ, जो खेती किया जाता है, अब तो पेनिसिलिन का जब मिलने लगा तो वो खेती होता है, उसका उद्योग किया जाता है। तो इसको जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वो क्राइसोजेनम से पाया जाता है। अगला हमारा है 75वां नंबर, यीस्ट में काइन जनन होता है। यीस्ट वही जो खमीरा होता है ना, जो डबल रोटी बनाने में काम आता है, वही मुकुलन द्वारा होता है ये।
अगला, जब गेहूं के गुत्थे हुए आटे में यीस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। जो पावरोटी हम लोग कहते हैं ना, ब्रेड पावरोटी, वही सब बनता है इससे। तो कहने में छिद्र हो जाता है क्योंकि, अच्छा क्योंकि क्यों छिद्र होता है? यीस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन कर रोटी को स्पंज बना देता है। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? तो वो खाने योग्य कवक कौन सा है? मयूकर है, पेनिसिलियम है, एगेरिक्स है या राइजोप्स है। देखिए खाने के लिए जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं पेनिसिलिन को, वो आता है ये ऑप्शन सी एगेरिक्स को, जो होता है ये इसी को खाते हैं। एगेरिक्स मशरूम एक फंगस है। जो मशरूम है वो बहुत सारे देशों में पाया जाता है, कुछ जहरीले भी होते हैं, ये खासकर चीन जापान वो नीचे में पाए जाते हैं सब। एलएसडी किससे प्राप्त होता है? एलएसडी एक चीज है जो पाया जाता है कवक से, मतलब वो दवा के लिए काम आता है ये। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रोमाइसीज से होता है। अगला है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80वां नंबर। आज हमने 80 नंबर कर लिया है पूरा। तो स्पेक्ट्रोमाइसिन माइसिन को किसने पृथक किया? तो इसको वॉक्समैन ने पृथक किया था। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम 80 से लेके 150 तक, 81 से 150 तक करेंगे। उसके बाद अगला हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक कर क्या रहे हो यार, जल्दी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो फट से, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल ग्रो करे।